हेलो डियर ऑल, दलित नोट पावर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूँ चंद्रभान प्रसाद। जिन लोगों ने पिछले 2 एपिसोड देखे होंगे जो मथुरा में दलित परिवार के खिलाफ अहिर समाज का हमला है, तो उसके ही परिप्रेक्ष्य में या कंटेक्स्ट में अब सवाल ये उठता है कि अपर कास्ट भी दलितों का दोस्त नहीं, ओबीसी भी दलितों का दोस्त नहीं, तो फिर दलित अपनी लड़ाई कैसे लड़ेगा? ये सवाल मुझसे कई बार लोग पूछ चुके हैं, पूछते रहते हैं। तो मेरा जवाब बहुत साफ होता है। बाबा साहब जब जनवरी 1919 को साउथ बारो कमेटी के समक्ष प्रस्तुत हुए, यह उनका पहला पब्लिक लाइफ में अपीयरेंस था दलित राइट्स के लिए। साउथ बारो कमेटी इंडिया में आई थी 1918-1919 में। वो जो फ्रेंचाइजी के ऊपर वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, किसको कितना लड़ने का सीट अधिकार है, वोट देने की योग्यता क्या है, लड़ने की योग्यता क्या है। तो बाबा साहब ने वहाँ पर कुछ तो रिटन एविडेंस दिया, कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। वह बाबा साहब के वॉल्यूम 1 में साउथ बारो कमेटी नाम के चैप्टर से पूरा ब्यौरा उसमें दिया गया है। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि साउथ बारो कमेटी के समक्ष कि भारतीय समाज के बीच से एक रेखा निकलती है, अछूत और सछूत, अनटचेबल्स एंड नॉन अनटचेबल्स। इसमें उन्होंने किसी जाति का नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने जो आजकल के ओबीसी हैं उनको नॉन अनटचेबल यानी सछूत यानी ब्राह्मण के साथ ही रखा। और जब वह लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा ले रहे थे, तो उन्होंने केवल अनटचेबल अधिकारों की ही बात की। मेरे मित्र और दलित विद्वान डॉक्टर रतनलाल मुझसे कल कह रहे थे कि बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी अंबेडकर से मिले थे और उनका अनुरोध था अंबेडकर से कि सेपरेट इलेक्टोरेट में हमको भी शामिल करिए, जिसको बाबा साहब ने पोलाइटली मना कर दिया। तो फिर जब बाबा साहब बोल रहे हैं कि भारतीय समाज के भीतर से केवल एक रेखा गुजरती है, एक तरफ अनटचेबल्स एक तरफ नॉन अनटचेबल्स, तो बाबा साहब ने यह सच बोलते हुए क्या यह नहीं सोचा होगा कि बाकी समाज के लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे? एक आर्गुमेंट मेरा यह है। दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट में उन्होंने ओबीसी को शामिल नहीं किया। तीसरा ये कि जब 1942 में वह वायसराय की कैबिनेट को ज्वाइन करते हैं, तो 2-3 महीने बाद ही वो लंबा सा एक मेमोरेंडम सबमिट करते हैं ब्रिटिश वायसराय के सामने, लिनलिथगो। और उसमें शेड्यूल्ड कास्ट, अछूत, उसमें ट्राइबल भी शामिल नहीं थे, की समस्याओं का जिक्र करते हैं और एक बड़ा सा
वो जो है उसमें मेमोरेंडम देते हैं, उस समय यह सीक्रेट गोपनीय दस्तावेज था, नॉट फॉर पब्लिक डिस्कशन, बाद में प्रकाशित हुआ। तो क्या उस समय बाबा साहब ने यह नहीं सोचा होगा कि हम इसमें बैकवर्ड क्लास को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, जबकि तमिलनाडु में बैकवर्ड क्लास आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका था। और उन्होंने उनको तो जैसा रतनलाल साहब बताते थे, मुझे भी मालूम है, लेकिन रतनलाल साहब ने अभी भी बताया तो मैं उनको रेफ़र करना ज़रूरी है। ओबीसी को 1925 के आसपास ही आरक्षण मिल गया था तमिलनाडु में, तब भी बाबा साहब ओबीसी को अपने गुप्त दस्तावेज में शामिल नहीं करते हैं। तो क्या बाबा साहब ने ये नहीं सोचा होगा कि हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे? फिर जब पहला लोकसभा का चुनाव आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर नवंबर 1951 में, वो चुनाव 51-52 दोनों में चला था, तो उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया, जैसा कि हर पार्टी बनाती है। मैनिफेस्टो का नाम रखा शेड्यूल्ड कास्ट ड्राफ्ट इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो। तो यह शेड्यूल्ड कास्ट ही क्यों, बैकवर्ड क्यों नहीं? फिर अगर आप मैनिफेस्टो को आगे पढ़ें तो मैनिफेस्टो में उन्होंने ऑफ़र किया है ओबीसी समाज को कि आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अभी कहा कि अगर चाहें तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जगह बैकवर्ड फेडरेशन हम अपना पार्टी का नया नाम रख देंगे। पर उन्होंने कहा बैकवर्ड के लोगों से कोई रिस्पांस नहीं है। तो ये जो बात है कि दलित अपनी लड़ाई अकेले कैसे लड़ेगा, तो मेरा उत्तर है बाबा साहब ने अपनी लड़ाई लड़ते समय क्या बैकवर्ड क्लास, क्या माइनॉरिटीज़ और क्या अपर कास्ट का सहयोग लिया था? यस, उनके मित्र थे, हर क्षेत्र में उनके मित्र थे। मनुस्मृति को उन्होंने ब्राह्मण के हाथ से जलवाया और जो बहुत संस्थाएं बनाई उन्होंने बॉम्बे में, उसमें बहुत सारे ब्राह्मणों को साथ लिया, पारसी लोगों को साथ लिया। लेकिन कोई किसी जाति के पक्ष में या विपक्ष में उन्होंने कोई उद्घोषणा नहीं की, कोई सिद्धांत नहीं दिया कि ओबीसी आ जाएंगे तो हमारी लड़ाई बहुत सफल हो जाएगी। तो फिर उनके फॉलोअर्स, जो अंबेडकर का कहना था अछूत सछूत, और अछूतों की जिंदगी में जो अधिकार उन्होंने दिलाए, 3 प्रमुख अधिकार, पुणे पैक्ट की बात को छोड़ दें तो फ्रीशिप, स्कॉलरशिप और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। जिस भी दलित को थोड़ा भी भ्रम हो कि बाबा साहब ने पॉलिटिकल पावर कैप्चर किया और इसके बाद हमें अधिकार दिए, और जिस किसी को थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो कि फ्रीशिप, स्कॉलरशिप और सरकारी नौकरी के अलावा दलितों के उत्थान में किसी चौथे एलिमेंट की भूमिका हो, तो वो दिमाग में ये बात रख लें। बगैर पॉलिटिकल पावर कैप्चर किए बाबा साहब ने दलितों को 3 मौलिक अधिकार दिलाए, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो आज दलित समाज के सामने रास्ता क्या बचता है? बहुत सारे दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो ख़ास तौर से नए ज़माने के दलित हैं, जिनको यंग दलित हैं, जिनको मैं लखनऊ के दशहरी आम, लखनऊ के पके हुए दशहरी आम के बराबर मानता हूँ। अगर आम दशहरी खूब पक गया हो, अभी सीज़न आने वाला है, तो खूब पके हुए पीले दशहरी आम को आप छीलिए तो उसमें
देखिए जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ क्या है, वही मकोड़ा जो है नौजवान दलितों के दिमाग में है। जो पुराने दलित हैं वो शायद इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपका कोई, दलितों का कोई नेचुरल फ्रेंड नहीं है। और जब दलितों ने ओबीसी को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश किया तो आरक्षण से जो नेशनल सहमति थी वो ख़त्म हो गई मंडल के साथ साथ। और आज जो दलितों का अधिकार ख़त्म हो रहा है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, स्कॉलरशिप ख़त्म हो रही है, फ्रीशिप ख़त्म हो रही है, तो किसी भी तबके का दलितों के प्रति कोई भी सपोर्ट या हमदर्दी नहीं है। जो आज हो रहा है 2035 तक आप देखिएगा दलित समाज एक लूटा पिटा हुआ समाज के रूप में होगा। और वो लोग कायर हैं, डरपोक हैं दलितों में, जो ये कहते हैं कि बगैर ओबीसी के साथ लिए, बगैर इनको साथ लिए, बगैर उनको साथ लिए हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये कायर लोग हैं। ये बहुजन के नाम से सोचते हैं कि जैसे हमारी ताकत बढ़ गई है। जैसे आपने देखा होगा जंगलों में छोटा सा जीव भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खूब फूलता है। समाज में ऐसे कहावतें हैं कि वो फैल रहा था। तो जो दलित, फैलने वाले दलित हैं, हम बहुजन हैं, 85% हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा, यह जो है मूर्ख लोग हैं, डरपोक लोग हैं, कायर लोग हैं। किसी भी गांव में क्या जो हमारे ईस्टर्न यूपी में दलित की कोई तीसरी पहचान है? या तो चमार है या तो पासी है। शहरों में खटिक हैं, कहीं कहीं धोबी हैं, वाल्मीकि हमारे यहाँ ईस्टर्न यूपी में नाम मात्र के हैं। तो क्या किसी चमार समाज पर कोई हमला करता है तो अहिर समाज के लोग या कुर्मी समाज के लोग आके उसे सपोर्ट करते हैं? गांव में कैसे चमार समाज अपना जीवन जीता है, कैसे पासी लोग अपना जीवन जीते हैं? जो भी लड़ाई है खुद के बल पर लड़ते हैं। तो ये जो दलितों का रास्ता ये है कि इनका कोई नेचुरल फ्रेंड नहीं है। यह ठीक से ऑर्गेनाइज हों, विज्ञान को, मैथमेटिक्स को, इंग्लिश को अपना हथियार बनाएं, बाकी सारे भ्रम छोड़ दें कि हम पार्लियामेंट पर कब्जा करके, असेंबली पर कब्जा करके बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर लेंगे। यह वहम है, यह एक तरह का पागलपन है। दलित समाज दलित है, वह इनसे भी दूरी बचाए, इनसे भी दूरी बचाए। या ओबीसी आपका नेचुरल फ्रेंड नहीं है, अपर कास्ट नहीं है। हाँ, ओबीसी में जो अति पिछड़ा वर्ग है, कहार, कोहार, बढ़ई, नाऊ वगैरह, ये लोग जो हैं ये दलितों के हितैषी हो सकते हैं। और दलित लोगों को भी इनका, जिनको अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं, इनका हितैषी होना चाहिए। ये ज़रूरतमंद लोग हैं, सामाजिक न्याय की ये ज़रूरत है। इन्हीं के लिए एल आर नाइक मंडल कमीशन में लड़ाई लड़ते रहे। और जो है जो बीपी यादव जो है मंडल कमीशन के चेयरमैन ने इंसल्ट किया दलित नेतृत्व को, और बगैर उनके सिग्नेचर के ही मंडल रिपोर्ट जारी कर दिया। तो इसलिए दलितों को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उनका कोई भी नेचुरल दोस्त नहीं है। उन्हें अपने आप आगे बढ़ना होगा, अपनी समस्याओं को देश और दुनिया के मंच पर रखना होगा। लोग रख भी रहे हैं कि दलित समाज कितनी मुश्किल के घड़ी में अतीत में रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। अगर दुनिया साथ दे तो शायद दलित समाज तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, और दिए हुए आइकन पर फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी करिए। फिर हम एल्डरली दलित से बातचीत अपना शुरू करेंगे। जय भीम, जय भारत।